नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य से संबंधित पढ़ेंगे और उसके बाद में उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप किसी भी टॉपिक को पहले पढ़ते हैं और उससे संबंधित फिर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी इससे प्रैक्टिस हो जाती है। और जब इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम आज इस गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे जिससे कि आपको सरल भाषा में ये समझ में आ जाए और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आने की ज़्यादा चांस रहते हैं, तो जिससे कि आप उसे याद कर पाएं। तो सबसे पहले हम परिचय देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का परिचय या गुप्त साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। तो जब मौर्य वंश का पतन हो जाता है, आपने प्राचीन भारत में पढ़ा था कि मौर्य वंश काफी बड़े क्षेत्र पर शासन करता है। उसके बाद में मौर्य वंश का पतन हो जाता है तो छोटे छोटे राजाओं के द्वारा भारत पर शासन किया जाता है। जैसे शुंग वंश, उसके साथ में सातवाहन वंश होती है, कौरव वंश होती है। इस प्रकार से कुछ राजाओं के द्वारा भारत पर शासन किया जाता है और उसी क्रम में विदेशियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले विदेशी आक्रमण माने जाते हैं हिंद यूनानी। उसके बाद में विदेशी आक्रमणों के क्रम में शक आते हैं, उसके बाद में पल्लव आते हैं, उसके बाद में कुषाण आते हैं। तो इस प्रकार से जब ये विदेशी आ जाते हैं तो विदेशी ये भारत पर आक्रमण करके यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। कुषाणों के सामंतों के द्वारा कुषाणों को गद्दी से हटा के खुद सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उस साम्राज्य को हम गुप्त साम्राज्य कहते हैं। गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौशाम्बी, इलाहाबाद, अवध, मगध और वाराणसी के निकट यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। पहले इस क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है, लेकिन उसके बाद में गुप्त साम्राज्य में काफी शक्तिशाली राजा आते हैं, वो अपने राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और उसके बाद में एक ऐसा समय आता है, उस समय पर गुप्त साम्राज्य लगभग भारत के पूरे क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भारत पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है और वो शासन करने लग जाते हैं। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे देखेंगे। गुप्त साम्राज्य की जानकारी के कई सारे स्रोत हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो साहित्यिक स्रोत। इसमें देवी चंद्र गुप्तन नामक रचना के माध्यम से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, उससे भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और बादशाहन की कामसूत्र और कालिदास की रचनाओं से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ कुछ लेख हैं, उनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था लेख, उससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और अरण्य अभिलेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य में। और इसी से सबसे पहले एक महिला सती हुई थी, उसके बारे में भी इसी अभिलेख से, अरण्य अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो ये अरण्य अभिलेख काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ ताम्रपत्र मोहरों से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और इसी के क्रम में मुद्राओं से भी हमें कई जानकारियां मिलती हैं। जैसे यदि देखा जाए तो मुद्राओं से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा राजा किस किस देश के साथ में अपना व्यापार करता था, और उससे यानी सिक्कों से हमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल में देखें तो कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। उसके बाद में जो सिक्कों की शुद्धता है यानी सोने की शुद्धता है उसमें कमी आती गई। जब गुप्त साम्राज्य आ जाता है तो गुप्त के जो राजा थे उन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनाए थे, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी देखा जाए तो क्वालिटी में गिरावट आई थी। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कुषाणों की अर्थव्यवस्था काफी सही रही होगी और उसके बाद में जो भी राजा आ रहे हैं उनके जो अर्थव्यवस्था है उसमें कमी आती गई होगी। और इस जो सिक्के होते हैं उनसे हमें कला की भी जानकारी मिलती है। जैसे यदि देखा जाए तो समुद्रगुप्त ने अपनी बीना बजाते हुए आकृतियां अपने सिक्कों पर उत्कृष्ट करवाई थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो कला में काफी ज्यादा रुचि रखता था। इसके अलावा यात्रा विवरणों से भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे फायान का फोका की और हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था,
उनने जो अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं उनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी के क्रम में यदि हम अब देखें तो गुप्त साम्राज्य में कितने राजा हुए और कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा हुए उन्हें अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है। उसके बाद में उसके उत्तराधिकारी या उसके पुत्र आते हैं घटोत्कच गुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त, उसके बाद में समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद में कुमारगुप्त, उसके बाद में स्कंदगुप्त, उसके बाद में सबसे अंतिम जो गुप्त सम्राट होते हैं वो होते हैं विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त सबसे अंतिम सम्राट होते हैं और श्रीगुप्त सबसे पहले सम्राट होते हैं गुप्त साम्राज्य के। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। और इसमें आपको यह देखना होगा कि देखिए यहाँ पे आप देखिए कि चंद्रगुप्त इधर है, चंद्रगुप्त पहले और उसके बीच में आते हैं समुद्रगुप्त और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक होते हैं, उनका नाम होता है समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त काफी महत्वपूर्ण शासक होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इनने गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में की थी और इन्होंने जो अपना शासन है वो 240 से 280 ईस्वी के बीच में किया था। हालांकि इनने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जो कि हम हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इसीलिए इनसे संबंधित बस हम यह याद रखेंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। उसके बाद में उनके पुत्र घटोत्कच गुप्त आते हैं जो कि 280 ईस्वी पूर्व ईस्वी से लेके 320 ईस्वी तक शासन करते हैं और इन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी। तो घटोत्कच एक ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसमें याद रखना है कि घटोत्कच जो शासक था उसने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की थी। आपको एक पॉइंट इसे याद रखना है। आगे उसके बाद में आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम काफी शक्तिशाली राजा होते हैं और ये अपने साम्राज्य का काफी विस्तार करते हैं और इन्होंने अपना सबसे पहले ये 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक मात्र 15 वर्ष के लिए ये गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार काफी किया था। तो इनके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनने क्या क्या किया था। तो इनके बारे में सबसे पहला एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और क्योंकि ये काफी शक्तिशाली राजा होते हैं और ये अपने साम्राज्य को बहुत बड़ी चित्र तक फैला देते हैं, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इन्होंने एक गुप्त संबंध चलाया था जो 320 ईस्वी में स्टार्ट किया था। तो 320 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठते हैं उसी समय पर गुप्त संबंध नाम से एक कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुप्त संबंध की स्थापना कब की गई थी। तो ये 320 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले हमने दो कैलेंडरों के बारे में और पढ़ा है, जिसमें हमने एक कैलेंडर के बारे में पढ़ा था जो कैलेंडर 58 बीसी में स्टार्ट किया गया था। इसका नाम था विक्रम संवत। विक्रम संवत इसका कैलेंडर का नाम था। ये उज्जैन के एक स्थानीय राजाओं के द्वारा जब शकों को पराजित कर दिया जाता है तो 58 बीसी में विक्रम संवत की स्थापना करता है और साथ ही साथ विक्रमादित्य की वह उपाधि धारण करता है। ये विक्रमादित्य की उपाधि इतनी फेमस हो जाती है कि इतिहास में लगभग 14 राजाओं के द्वारा यह उपाधि धारण की जाती है। उसमें गुप्त काल का एक राजा भी शामिल है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एक संबंध ये हो गया जो 58 बीसी में विक्रम संबंध स्टार्ट किया गया था और एक 78 एडी में 78 ईस्वी में शक संबंध कुषाणों के राजा कनिष्क के द्वारा शुरू किया जाता है। तो ये शक संबंध कुषाणों के द्वारा स्टार्ट किया जाता है 78 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखने। अब आपके पास में तीन संबंध हो गए। एक हो गया विक्रम संबंध जो कि 58 बीसी में स्टार्ट किया गया था उज्जैन के एक स्थानीय राजा के द्वारा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद में 78 एडी में यानी 78 ईस्वी में एक शक संबंध स्टार्ट किया जाता है जो कि कनिष्क
कुषाणों के राजा कनिष्क के द्वारा यह स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद में गुप्त संवत है जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, जो कि 320 ईस्वी में ये स्टार्ट किया जाता है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त आते हैं और उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसका कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था और अपने साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला दिया था। इसी विजय के कारण इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसने कई उपाधियां धारण की थी, जिसमें अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, परम भागवत नामक उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा गया है। यानी समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है क्योंकि यह बीना बजाते हुए इनके जो मुद्रा होती हैं उन पर अपना चित्र इसने छपवाया था, तो इसीलिए इसे कविराज भी कहा गया है। इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि ये समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे और समुद्रगुप्त संगीत के काफी प्रेमी थे और उन्होंने अपने सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए चित्रों को दर्शाया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। आपको याद रखना है कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो हरिसेन के द्वारा की गई थी। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जो कि महत्वपूर्ण एक राजा होता है। इसके बारे में भी अब आगे पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम फायान होता है। ये भारत की यात्रा करता है और जब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उस समय पर चांदी के सिक्के ये चलाता है। इसी विजय के साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से युद्ध करता है और शकों को पराजित कर देता है, तो वो दो काम करता है। पहला काम करता है कि वो चांदी के सिक्के चलाता है। दूसरा काम यह करता है कि वो अपने लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। हालांकि देखा जाए तो ये गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। शाब नामक कवि चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या के काफी प्रमुख केंद्र थे और माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे और कालिदास के अतिरिक्त इनमें जो नवरत्न थे उनमें धन्वंतरी, छफड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बराहमीर और वररुच जैसे विद्वान थे। तो ये नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? आपसे ये इनके नाम नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट यह पूछेगा कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे या गुप्त साम्राज्य के किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो आपको वहां पे टिक लगाना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्म को मानने वाला था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ियों पर एक गुफा का निर्माण कराया था। ये आपको इसे याद रखना है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी कुमारगुप्त आता है उसे गोविंद गुप्त के नाम से जाना जाता है और इनका शासनकाल 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहता है। अब हम कुमारगुप्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में होती है और कुमारगुप्त के ही समय में
हूणों का आक्रमण होता है तो कुमारगुप्त अपने पुत्र को स्कंदगुप्त को इससे दबाने के लिए भेजता है। तो स्कंदगुप्त हूणों को अपने भारत पर आक्रमण करने से बचाता है और हूणों को वापस भेज देता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों के द्वारा आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण को दबाया किसके द्वारा गया था? तो दबाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा, इसे दबाया गया था। जब कुमारगुप्त का शासन समाप्त हो जाता है उसके बाद में स्कंदगुप्त राजा बनते हैं, जो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन करते हैं। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ये हमने देखा था इससे पहले के राजा, जब वो कुमारगुप्त राजा थे जब देखा था। और स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का मरम्मत किया जाता है, यानी पुनरुद्धार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक सुदर्शन नामक झील का निर्माण किया जाता है, उसके बाद में रुद्रदामन नामक एक राजा, शक राजा होता है, उसके द्वारा पहली बार उस झील का मरम्मत किया जाता है। उसके बाद में स्कंदगुप्त के द्वारा भी उसी झील का दोबारा से मरम्मत किया जाता है। तो ये सुदर्शन झील काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, जो कि मौर्य वंश का एक प्रतापी राजा था। उसके बाद में इसका पहली बार जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो वो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। उसके बाद में दोबारा इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो वो स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त के शासन के बाद में गुप्त साम्राज्य के कमजोर शासक आते हैं। उसके बाद में यह बहुत बड़ा गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है और ये राजा अपने गुप्त साम्राज्य को बचा नहीं पाते हैं और ये गुप्त साम्राज्य अब अपने बिखरने के कगार पर पहुंच जाता है। इसी के साथ में एक भानुगुप्त नाम के एक राजा 510 ईस्वी में शासक बनते हैं। उनके बारे में आपको एक बिंदु याद रखना है कि ऐरण्य अभिलेख में बताया गया है कि किसी राजा भोज के नाम की पत्नी सती होने के प्रमाण भानुगुप्त के समय में प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो इतिहास में सती होने के प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं? तो ऐरण्य अभिलेख में मिलते हैं। और किस राजा के समय में मिलते हैं? तो भानुगुप्त राजा के समय में मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था। दोस्तों, हमने आज राजाओं के बारे में पढ़ा, अब हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद में फिर कल का जो वीडियो होगा उसमें जो गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे और गुप्त साम्राज्य में जो सामाजिक क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी गुप्त साम्राज्य के धर्म के बारे में पढ़ेंगे और गुप्तकालीन कला के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने जो इतना टॉपिक किया है इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में कल का टॉपिक हम जब स्टार्ट करेंगे तो कल उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप पहले कुछ पढ़ते हैं उसके बाद में उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि आपको कितना याद हुआ और आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है और एग्जाम में भी आप अच्छा करके आएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। उसके बाद में घटोत्कच गुप्त आते हैं और उसके बाद में चंद्रगुप्त आते हैं। तो ये आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद में घटोत्कच गुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। उसके बाद में ये कुषाणों को पराजित कर देते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधिराज या महाराजाधिराज की उपाधि किसने सबसे पहले धारण की थी? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो सही आंसर आर्यभट्ट। गुप्त साम्राज्य के समय पर आर्यभट्ट एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक और खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने
आप शून्य की खोज की थी, प्लस इन्होंने दशमलव की खोज की थी, और साथ ही साथ इन्होंने पाई के मान को भी बताया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये आर्यभट्ट जो थे वो किस राजा के शासन काल में या किस राजा के समकालीन थे। तो ये गुप्त शासकों के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? सही आंसर संस्कृति। तो सबसे पहले संस्कृति का उल्लेख हमें गुप्त साम्राज्य से मिलता है, और संस्कृति का उपयोग सबसे पहले एक शासक के रूप में गुप्त साम्राज्य के द्वारा किया गया था। तो इनकी जो आधिकारिक भाषा थी, जो राज्य की राजभाषा थी, वो संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो सही आंसर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जामिनर का काफी फेवरेट है। आप देख सकते हैं कि एसएससी 2002 में और आरआरबी 2003 में, 4 में, और ये काफी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में बीपीएससी 2015 में भी यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? सही आंसर स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हुडों को पराजित किया था और भारत पर आक्रमण करने से रोका था। लेकिन किस राजा के समय काल में यह आक्रमण हुआ था? तो कुमारगुप्त के समय काल में। लेकिन रोका किसने था? स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस के लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर कला एवं स्थापित। कला और स्थापित के लिए गुप्त राजवंश काफी प्रसिद्ध था। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृति किससे संबंधित हैं? तो इसमें कुछ राजाओं के समय यानी काल को दिया गया है, तो हमें ये बताना है कि किस राजा से संबंधित थे। तो सही आंसर है गुप्त काल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कई बार इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास थे। अगला क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में बनी हुई हैं। कल इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि 16वीं गुफा संख्या 16 और 17 किससे संबंधित है। ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो ये कहाँ पे बना हुआ था? तो नालंदा में जो विश्वविद्यालय बना हुआ था, जो कि कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। ये उत्तर गुप्त काल में काफी प्रसिद्ध विद्यालय था। अगला क्वेश्चन, अरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर भानुगुप्त से। भानुगुप्त से संबंधित अरण्य का अभिलेख है जिसमें पहली बार किसी महिला का सती होने की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यानी कौन से समय को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फायान कहाँ का निवासी था? तो सही आंसर चीन का। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? सही आंसर समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है क्योंकि उनके जो सिक्के बनाए गए थे उन पे उनकी ऐसी आकृति मिलती है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसीलिए उन्हें कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सही आंसर कहोम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। अगला क्वेश्चन,
श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? सही आंसर बौद्ध गया में। श्रीलंका के एक राजा थे जिसका नाम मेघवर्मन था। उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी कि वो बौद्ध गया में एक भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाना चाहते हैं। क्यों? आपने इससे पहले मौर्य वंश में पढ़ा था कि जो अशोक आते हैं वो धर्म की काफी प्रचार करते हैं और बौद्ध धर्म को वो श्रीलंका तक पहुंचा देते हैं। तो इसी के संबंध में जब मेघवर्मन वहाँ के राजा होते हैं तो वो समुद्रगुप्त से अनुमति चाहते हैं कि वो एक बौद्ध गया में एक भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाए। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सही आंसर गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो सही आंसर शकों के उन्मूलन करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सही आंसर विष्णु। गुप्त साम्राज्य के शासक विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? सही आंसर शकों को पराजित करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे और साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में किया गया था? तो सही आंसर चतुर्थ सदी में लौह स्तंभ का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? सही आंसर गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही आंसर गुप्त वंश के। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे पहले मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों के लिए ग्राम अनुदान यानी दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के महरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में अशोक के द्वारा यह दिल्ली का महरौली का लौह स्तंभ बनवाया गया था। यहाँ पे यह डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन आया था और ये यूपी पीसीएस 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे बात हो रही है। उनका शॉर्ट फॉर्म चंद्र नाम लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो सही आंसर अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? सही आंसर प्रयाग के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो सही आंसर गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के लगभग बराबर थी, इसीलिए यह कहा जाता है कि स्त्रियों की बराबरी गुप्त काल में पुरुषों से थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सही आंसर गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के समय पर हुड़ों ने काफी आक्रमण किया था और इन्हें काफी विचलित किया था। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो गुप्त काल में हुड़ों का सबसे ज्यादा आक्रमण देखने को मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित फिर क्वेश्चन किए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। यदि आपको ये तरीका पसंद आया है तो इस पर भी आप कमेंट कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।